नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वैसे ही बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता के तौर पे सम्राट चौधरी और साथ ही विजय सिन्हा का चुनाव किया है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसको लेकर एक तरह से रास्ते साफ हो गए हैं। लेकिन सरकार के गठन में जो पेच फंसा हुआ है, जिस पेच की तरफ हम इशारा कर रहे हैं या फिर सबकी निगाहें हैं, वो है स्पीकर का पोस्ट। यानी कि विधानसभा में स्पीकर कौन होगा और उसको लेकर दोनों दल यानी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों चाहती है कि उसकी तरफ से उनका जो व्यक्ति हो वो स्पीकर के पोस्ट पे हो, क्योंकि दोनों दल को पता है कि स्पीकर का जो पोस्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। आप शायद आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से स्पीकर के जरिए एक तरह से सरकार बदली गई थी। तो इसलिए स्पीकर का जो पोस्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से बिहार का मैंडेट है, उसमें स्पीकर का रोल आने वाले दिनों में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार जेडीयू के पास वैसा वैसा कुशन नहीं है कि आरजेडी के पास बहुत ज़्यादा संख्या होती, तो जेडीयू अगर सरकार बदलने की स्थिति में जेडीयू अगर अपना पार्टनर बदलना चाहे, तो एक तरह से उसके लिए बहुत आसानी से ये संभव था। तो इसलिए स्पीकर का पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों दोनों दल चाहते हैं कि स्पीकर का रोल जो है, पोस्ट है, उनके पास रहे? क्यों डिप्टी स्पीकर या दूसरे पोस्ट है, उन पे कोई अड़चन नहीं है या मंत्रिमंडल में जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या उस पे भी पेच फँसा हुआ है? क्योंकि कई सारी बातें कही जा रही है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं रस्साकसी चल रही है। तो हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, संतोष सिंह पटना से जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, और अंशु रेथानी, सीनियर जर्नलिस्ट, दिल्ली से जुड़ रही हैं। तो अंशु, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो स्पीकर का पोस्ट है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए अमित शाह को नीतीश कुमार के घर पे जाना पड़ रहा है। उसके पीछे का एक तरह से जो मैंडेट है इस बार का, क्योंकि अगर आप देखें कि बीजेपी के अलायंस को देखें, जिसमें बीजेपी बीजेपी के पास जो सीटें हैं 89, एलजेपी की 19 सीटों को जोड़ दें, मांझी और कुशवाहा की सीटें जोड़ दें, तो 117 सीटें होती है। यानी कि बीजेपी कल की तारीख में साल भर के बाद ये सोचे कि अपना मुख्यमंत्री उसे बिठाना है, तो सिर्फ 5 सीटों की जरूरत है, उसके लिए स्पीकर चाहिए होगा। वैसे ही जेडीयू अगर चाहे कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी और उस अलायंस के साथ में चला जाए, तो उसे 41 सीटों की जरूरत होगी, जो कि जो आरजेडी अलायंस है, महागठबंधन है, उसके पास में है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल रोल रहेगा, वो कांग्रेस की 6 सीटें, आरजेडी की जो 25 सीटें हैं जो टूट सकती हैं, एआईएम के 5 सीटें जो पिछली बार की तरह टूट गई थी, बीएसपी का, तो कुल मिलाकर 37 ऐसी सीटें हैं जो टूट सकती हैं और उसके लिए स्पीकर का होना बेहद जरूरी है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी भी विधानसभा में स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब बिहार जैसा ऐसा वॉलेटाइल स्टेट हो और इस तरह का इतिहास रहा हो कि बीच टर्म में ही सरकारें बदली हों, गठबंधन बदले हों, तो इसको लेकर शंकाएं होना भी बिल्कुल लाजमी है और यही वजह है कि स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की विधानसभा में। अब आपने कहा कि एक तरह की खींचतान है या रस्साकसी है, ये बिल्कुल ज़रूर है और दोनों ही जो बड़े दल हैं यानी कि जेडीयू और बीजेपी चाहेंगे कि स्पीकर जो है वो उन्हीं के दल का हो। हालाँकि पहले भी इन दोनों के बीच इस पर सामंजस्य रहा है और एनडीए की सरकार इससे पहले भी थी, तब स्पीकर जानते हैं कि बीजेपी के भी रहे हैं, विजय सिन्हा जो थे वो बीजेपी के स्पीकर थे और इतनी कुछ ज़्यादा परेशानी थी नहीं जेडीयू को। लेकिन अभी जो है थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, जेडीयू इसके लिए कह सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातों के लिए शायद जेडीयू इसलिए दबाव ना बना पाए क्योंकि मुख्यमंत्री जेडीयू का बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो गृह मंत्रालय है, उसको भी लेकर कुछ ऐसी चर्चा है कि कौन रखेगा। हमेशा से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते आए हैं, तो वो मंत्रालय वो रखना चाहेंगे इस बार भी। तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहे तो उस एवज में हो सकता है कि जो स्पीकर है वो बीजेपी का बने। हालाँकि जेडीयू ये भी कह रही है कि जो विधान परिषद है उसमें भी ऑलरेडी बीजेपी के ही जो है वो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। तो अवध नारायण सिंह, तो ये कह जी, रहे हैं कि बिल्कुल। क्या दोनों हाउसेज़ में क्या आप ही के रहेंगे? ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी ज़्यादा चांसेस है कि अपना स्पीकर बनाने में कामयाब हो जाए और वो उनका दबाव काम कर जाए क्योंकि बहुत सारे गणित हैं
और बहुत सारी चीजों को लेकर बीजेपी भी अपना पक्ष रखेगी और इसके लिए लगभग नाम तय माना जा रहा है। कल से ही जितनी भी मेरी बात हुई है वहां पर कई वरिष्ठ पत्रकारों से और उसके अलावा कई पार्टी के लोगों से भी, तो यही सुनने में आ रहा है कि प्रेम कुमार जो है बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता है। प्रेम कुमार 9 बार वो गया टाउन से चुने गए हैं, 9 बार के विधायक हैं, काफी सीनियर हैं और कहा जाए कि बीजेपी की पूरी लेगेसी को कैरी करते हैं और एक काफी लिबरल और सॉफ्ट माने जाते हैं, उस तरह के एग्रेसिव नहीं है। तो जिस तरह से उनका एक पूरा कार्यकाल रहा है, इतना लंबा अनुभव रहा है, तो शायद उनके लेकिन नाम अंशु, पर जो जेडीयू का जो क्लेम है, जेडीयू का क्लेम है कि 2005 से लेकर 2020 तक जो स्पीकर का पोस्ट था वो जेडीयू के पास में था। 2005, 2010 दोनों टेनियर में उदय नारायण चौधरी थे। उसके बाद 2015 से 20 का जो कार्यकाल था उसमें विजय चौधरी थे, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। जब नीतीश कुमार की संख्या कम गई 2020 के चुनाव में, जब 43 पे आ गए, तब ये स्पीकर का पोस्ट रोटेट होने लगा, बीजेपी के पास में गया, उसके बाद आरजेडी के पास में गया। अब जेडीयू को लगता है कि उसकी संख्या 2010 के आसपास में है, तो स्पीकर का पोस्ट उसके पास में होना चाहिए। और आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री भी नीतीश कुमार क्या कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? और अगर स्पीकर का भी पोस्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो फिर तो नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा ही नहीं। कुल मिलाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माना जाता है, जिससे कि आप अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं। और अगर स्पीकर का पोस्ट भी चला जाता है तो फिर तो नीतीश कुमार वैसे नीतीश कुमार होंगे जिनके पास कोई पावर नहीं होगा। जी, स्पीकर का पद अपने पास रखना ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जहां तक बात कही कि पहले जब सीटें कम आई थी जेडीयू की, तो दूसरे दलों के यानी कि आरजेडी के या फिर बीजेपी के स्पीकर बने थे। तो अभी भी कहा जाए तो सीटों के लिहाज से तो बीजेपी के पास ही ज्यादा है। और अगर इस बात को लेकर बात होती है कि गृह मंत्रालय कौन रखेगा और स्पीकर कौन रखेगा, तो कोई भी दल दोनों को अपने साथ एक साथ नहीं रख पाएगा। तो कोई एक लेना पड़ेगा और एक को सैक्रिफाइस करना ही होगा, ये तो एक समझ में आ रहा है। तो मुझे जो जहां तक लगता है संभावना ज्यादा है कि गृह मंत्रालय को जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहेंगे, मुझे लगता है। और शायद स्पीकर को लेकर थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज करें और उनको ये करना पड़ जाएगा। हालांकि ये खींचतान चलेगी और कौन कितना दबाव बना पाता है, लेकिन अभी तक जो चर्चा और बातें निकल कर आ रही हैं कि वो यही बातें हैं कि गृह मंत्रालय अपने पास रख लेंगे और जो स्पीकर है वो बीजेपी के पास चला जाएगा। देखिए, स्पीकर महत्वपूर्ण होता है, ये जरूर आपने कहा, पर मुझे अभी तक लग रहा है कि ऐसा रहेगा। संतोष जी, आपके हिसाब से स्पीकर किसको मिलेगा? बीजेपी स्पीकर रखेगी और नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री रखेंगे, या दोनों बीजेपी एक तरह से अपने पास रखने की पूरी स्ट्रैटेजी बना रही है? और वैसी अगर स्थिति होती है तो क्या ये नीतीश कुमार का फिर तो सरेंडर मान लिया जाएगा, फिर नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा नहीं? नहीं, देखिए, अब तो सब कुछ तय हो चुका है, अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा हुआ है। देखिए, बीजेपी दो मुद्दों को लेकर थोड़ा घेराबंदी शुरू किया था, एक गृह और दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर संघ थोड़ा ज्यादा दबाव बना रही थी कि एजुकेशन बिहार का चाहिए, और ये होम डिपार्टमेंट, लेकिन वो दोनों नहीं मिला उनको। और विधानसभा अध्यक्ष उनको मिलेगा, पहले भी था, वो उन्हीं के हिस्से में था विधानसभा अध्यक्ष का पद। बाकी मंत्रालय वगैरह सब जो जिसके पास था वही रहेगा। अपने ही कोटे के मंत्रालय से बीजेपी हमको और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को अपने कोटे से देंगे। दूसरी बात ये कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद चाहते थे, जिसको मतलब नीतीश कुमार ने नहीं माना। तो ये दो बातें अब स्पष्ट हो चुकी है। अब मंत्रियों की सूची बन रही है। अब देखिए, शाह के आने के बाद बहुत सारी चीजें और स्पष्ट होंगी। जो डिप्टी सीएम के रूप में जो बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट किया है, इस बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, सम्राट चौधरी का रिपीट किया जाना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मानी जा सकती है कि आपको एक कुशवाहा लीडरशिप को लगातार कल्टीवेट करना है, लेकिन भूमिहारों में, अपर कास्ट में आप किसी नए व्यक्ति को अगर डिप्टी सीएम बनाते तो शायद वो आगे के लिए फ्यूचर लीडरशिप कल्टीवेट करने के तौर पे उसको एक मौका मिलता। लेकिन उन्हीं विजय सिन्हा को रिपीट करना, ये कितना आपको लगता है कि फायदेमंद है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, बीजेपी का दोनों को रिपीट करना जो है ना, आत्मघाती कदम है। देखिए, जो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है कि दोनों दागी हैं,
अलग अलग तरीके का। और सरकार मान लीजिए कि अभी शाह और मोदी का इकबाल बुलंद है, तो जिस पर सर हाथ रख दे वो भले मंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होगा बिहार के राजनीति में। ये दोनों को का जो आप कह सकते हैं कि जो रिपीट किया गया है ना, ये दोनों नुकसान करेगा। और जिस तरह से मंत्रियों में जो नाम आ रहे हैं जो इस समय चर्चाओं में है जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, तो जेडीयू एक कंटिन्यूटी चाहता है, इसलिए जेडीयू के कैबिनेट में बहुत ज्यादा उनके कोटे में बहुत ज्यादा तब्दीली होने की गुंजाइश नहीं दिखती है। वो जो नीतीश कुमार के जो ट्रस्टेड लोग हैं वो सारे लोग एक तरह से माना जा रहा है कि वो रिपीट होंगे। लेकिन बीजेपी के पास ये मौका है, अगर बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में उसका सीएम हो आने वाले दिनों में और बीजेपी बिहार की गद्दी पर अपने व्यक्ति को सीएम बिठा सके, तो बीजेपी के लिए सुनहरा मौका था कि वो अपने कैबिनेट में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश बचती थी। अगर वही पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है या थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन होता है, तो फिर बीजेपी अपने सोशल कोलिशन के दबाव में ज्यादा झुकेगी, न कि गवर्नेंस के फ्रंट पे वो बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन करते हुए दिखेगी। देखिए, बहुमत जिस तरीके से इनको मिला है ना, और अगर ये 6 महीने में परफॉर्मेंस नहीं किए, समझ जाइए कि बिहार में जेपी आंदोलन के तर्ज पर कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। इनके लिए बिहार का ताज बहुत आसान ताज नहीं है। तो उसके लिए प्रशांत किशोर तो बैठे ही आश्रम आश्रम जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी तो 1 करोड़ वाला वोटर वाला जिंदे है ना, कोई मरा थोड़ी है वो इनको पसीना छोड़ा देगा। वहां प्रशांत किशोर एक बहुत दूर की कौड़ी है। प्रशांत किशोर टिकने वाले नहीं है। कॉर्पोरेट के सहारे कहीं राजनीति होती है। आप कार्यकर्ता को आप पेड कार्यकर्ता बना के आप वहां कंपनी की तरह पॉलिटिक्स चलाइएगा तो बहुत मुश्किल है ना। कितना आप खर्च कीजिएगा। इस बार मान लीजिए कि 300-400 करोड़ खर्च करने की अनुमति मिल गई, जहां से भी उनको अनुमति मिली हो। अब हर बार थोड़ी अनुमति मिलेगा। हर बार उतना पैसे खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें उनको रिसोर्सेज फिर से कहीं न कहीं से उनको लाना होगा। वो देखिए बीजेपी के सामने चैलेंज क्या है? अगर बीजेपी अपने टीम को जिस तरह से सोशल कोलिशन के दबाव में अगर बीजेपी झुक जाती है, और कई बार अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने समझौते किए भी हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ता है, तो इसीलिए आप रेणु देवी को बिठा दो या तारकिशोर को बिठा दो या किसी और प्रसाद को बिठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अल्टीमेटली लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो डैमेज करेगी बिहार जैसे राज्य में, जहां पर एक तरफ तो नीतीश कुमार जैसा जॉइंट फिगर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी की कोई लीडरशिप नहीं है। देखिए, पिछले इस कार्यकाल में पिछले 1-1.5 वर्षों से जब से ये कार्यकाल हुआ है, गवर्नेंस के नाम पर बिहार सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जबरदस्त लूटपाट, हत्या, सभी तरह की घटनाएं, भ्रष्टाचार चरम पर। वो तो चुनाव के दौरान अचानक सारी चीजें बदल गई, नहीं तो सरकार के खिलाफ माइनस में बहुत सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें इसलिए थी कि देखिए, बीजेपी में इसको सम्राट चौधरी की हैसियत नहीं है कि अपने तमाम विधायकों को कंट्रोल कर ले या मंत्री को कंट्रोल कर ले। वो सुशील मोदी नहीं है, ये समझना होगा। और ना उनका संघ बैकग्राउंड है, ना बीजेपी का बैकग्राउंड है। मतलब बीजेपी में पहले ऐसे नेता होंगे जिसका ना संघ से कोई मतलब है, ना बीजेपी से। हाल तक तो वो अलग अलग पार्टी के मेंबर रहे हैं। तो बीजेपी कोर बीजेपी है, वो उनको पसंद नहीं करता है। और गवर्नेंस को लेकर वो उस तरीके की समझदारी नहीं है। यूपी 7 में फेल है तो क्या कीजिएगा। तो वो दोनों डिप्टी सीएम का हाल यही है। अपने अपने विभाग के गवर्नेंस को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता रहता है। ये तय मानिए कि अगर पहली वाली स्थिति इस बार हुई, जो पिछले 1.5 बरस से बिहार जिस दौर से गुजर रहा था, तो समझिए कि जेपी का आंदोलन तय है। और ऐसा आंदोलन होगा ना कि मोदी सहित सब उखड़ के चले जाएंगे हिमालय के कंदरा में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार है, पंजाब नहीं है। यहाँ का हिंदी पट्टी का आंदोलन कुछ दूसरे मिजाज में होता है। और जिस तरीके से ये अब 3 साल तक बिजली दे ना फ्री में, अब समझ में आएगा कहाँ से लाएंगे। जितने लोगों का सैलरी बढ़ाए हैं वो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो देखने वाली बात होगी ना। सब भार पड़ेगा पब्लिक पर। जब पब्लिक पर भार पड़ेगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि क्या राजनीति क्या होती है। चुनाव नहीं जीते तो बच जाते, अब चुनाव जीत गए हैं
अब जितने आश्वासन ये किए हुए हैं, जिसको ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब आप समझिए ना, सैलरी का अपने इनके पूरे बजट का लगभग 25 से 30% सैलरी और बाकी चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाएगा। जो एस्टेब्लिशमेंट का खर्च कहाँ से चला पाएंगे स्टेट, ये भी बात है ना। हाँ, केंद्र कितना दिनों तक मदद करती है, ये देखने वाली बात। अभी जो 20,000 करोड़ इन्होंने बांटा है, 10-10 हजार रुपया हर लोगों को, तो विश्व बैंक का पैसा, वो तो डेवलपमेंट का पैसा है। उसको आपने एक नए प्रोजेक्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो मतलब जो पैसा दिया वो हिसाब आपसे लेगा ना। ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए बहुत ये कांटों का ताज है। ये बहुमत बीजेपी के लिए कांटों का ताज है। अंशु, आपसे समझना चाहेंगे कि आपको लगता है कि बीजेपी के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने कैबिनेट में उस तरह की फ्रेशनेस, उस तरह के नए चेहरों को मौका दे, जिससे कि बीजेपी आने वाले अगले 5 साल 10 साल, क्योंकि नीतीश कुमार ठीक है मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो अपने एज के बिल्कुल फार एंड पे हैं। वो साल 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वैसी स्थिति में बीजेपी एक बड़ी प्लेयर बिहार में ऑलरेडी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उनको उस तरह के लीडर को ग्रूम करना चाहिए जो बिहार की पॉलिटिक्स को आगे ले जा सके। अगर उन्हीं मंगल पांडे पे, उन्हीं प्रेम कुमार पे, प्रेम कुमार हालांकि सीजन नेता है, 7-8 बार के एमएलए हैं, तो आपको नए लीडरशिप को मौका देना होगा। विजय सिन्हा की जगह आप किसी नए भूमिहार को, किसी यंग भूमिहार को मौका देते। ढेर सारे लोगों का ये भी कहना है कि आप राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों नहीं कैबिनेट में आप शामिल कर लेते, या फिर चिराग पासवान को ही कर लेते, या फिर किसी यंग ऐसे जो लॉट हैं उनमें से अलग अलग कास्टों में जो वाइब्रेंट हैं, जिनको की गवर्नेंस चलाने का अनुभव है, उन वैसे लोगों को मौका देकर आप आगे का रास्ता, एक फ्यूचर बिहार की राजनीति का दिखा सकते थे। बिल्कुल, ये सही बात कह रहे हैं और मैं संतोष जी से भी यहाँ पर सहमत हूँ कि उनको ये चेहरे बदलने चाहिए थे। एक फ्रेश चेहरा लेकर आना चाहिए था, क्योंकि पहले भी सरकार में इन दोनों ही नेताओं को लेकर नाराजगी रही है और एक बहुत क्लीन छवि इनकी नहीं रही है। और बीजेपी के पास ये पूरा मौका था, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर से सभी प्रमंडलों से उनको इतना बड़ा वर्डिक्ट मिला है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो उनको सभी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि यंग लॉट को लाना जरूरी है। और अगर इतना बड़ा महिलाओं का तबका के वोट से ये सरकार चुनकर आई है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद लास्ट मोमेंट में हम कोई ऐसा फेरबदल भी ना देख ले। कुछ खबरें मिल रही है, हालांकि मैं पुष्टि इसकी नहीं कर सकती, कि शायद हो सके कि श्रेयसी सिंह को बना दिया जाए डिप्टी सीएम। अगर बनाना चाहिए उन्हें श्रेयसी सिंह को, क्योंकि वो उस तरह से अगड़ी जाति के भी उसमें फिट होंगी और वो यंग भी हैं और एक फ्रेश चेहरा भी रहेंगी। और जिस तरह से युवाओं ने इस बार सामने आकर वोट किया है, या महिलाओं का हम कहें कि इतना बड़ा तबका है जो इस बार एक डिसाइसिव वोटर था, तो आपको जरूर बनाना चाहिए एक महिला उप मुख्यमंत्री। ये तो आपको पूरा करना ही चाहिए। महिलाओं को इस तरह से आपको शुक्रिया करना चाहिए और मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। हालांकि किसी भी पार्टी ने टिकट वितरण के समय महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। स्कीम्स तो उनके लिए चलाई गई हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन उनको आप जब तक पॉलिटिकली मजबूत नहीं करेंगे, उनको आप पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं देंगे, तो ये संदेश पूरी तरह से स्पष्ट होकर जाएगा नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक महिला उप मुख्यमंत्री अगर बीजेपी रखे तो वो एक अच्छा संदेश जाएगा और उनको ये करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू का एक पूरा पैठ है महिलाओं के अंदर, ये बीजेपी के लिए एक मौका है कि वो भी महिलाओं में और जो यंग वोटर्स हैं और जो प्रदेश की जो कहा जाए आकांक्षाएं हैं, उसको जोड़ते वो इसको करे। और ये बदलाव उनको करना चाहिए। और इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी अगर वो बदलाव नहीं करते, तो ये वाकई जो एक राज्य की जनता है वो भी एक सवाल पूछ सकती है। तो उनको मुझे लगता है कि जरूर चेहरों में बदलाव करना चाहिए। अगर वो वही सेम का सेम मंत्रिमंडल पूरा रिपीट कर देंगे, तो काफी शिकायतें रही हैं लोगों को लंबे अरसे से। हमने ये भी देखा है कि मंगल पांडे जी की गाड़ी पर लोगों ने पत्थर भी बरसाए हैं, कई तरह के विवाद भी उठे हैं, कई तरह की शिकायतें भी लोगों की रही है, और भी मंत्रियों को लेकर इस तरह की बातें हुई हैं। तो मुझे तो लगता है कि काफी हद तक, मतलब 50 से 60% मंत्रिमंडल में बदलाव होना चाहिए और इससे एक अच्छा संदेश जाएगा बीजेपी को लेकर। नहीं तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं, तो वो वादे पूरे करना भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। कहाँ से वो फाइनेंशियल बर्डन ये लाएंगे? और जो बाकी विपक्ष है या बाकी दल है, वो जरूर इसको लेकर सड़कों पर उतरेगा और इस बात की चर्चा होगी।
तो उन्हें अपने इस तरह के बदलावों से जनता को ये दिखाना होगा कि अब जो ये पिछली एनडीए थी उससे हटकर एक फ्रेश तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से और एक सकारात्मक पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं। हम एक बदलाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर बदलाव के लिए वोट हुआ था तो आप बदलाव ही नहीं करेंगे तो जनता के पास संदेश क्या जाएगा? आप लीडरशिप में चेंज लाइए, फ्रेश फेस लाइए, महिलाओं को स्थान दीजिए, यंग लोगों को स्थान दीजिए, क्योंकि ये जन आकांक्षा है लोगों की भी, और क्लीन लोगों को लाइए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर दागी चेहरों को लेकर बीजेपी आती है तो एक बहुत बैकलैश झेलना पड़ेगा। ये कोई जनता इसको बहुत अच्छे गुड टेस्ट में नहीं लेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है बीजेपी के पास भी, एनडीए के पास भी, कि वो नए फ्रेश क्लीन चेहरों को सामने लाए, मौका दे, ताकि जनता को भी लगे कि कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव हमारी कुछ अच्छाई के लिए हो रहा है। और ये जरूर ध्यान में रखे कि जो भी वायदे जनता से किए गए हैं उनको पूरा करे, वो हवा हवाई ना रह जाए कि 10,000 तो गए अभी महिलाओं के खाते पर, वो जिस 2 लाख का इंतजार कर रही थी वो उनके खाते में नहीं आए, या बड़ी की सैलरीज नहीं मिले, या जिस तरीके से उनको सब प्रॉमिस किया गया है नौकरियों का, अगर वो नहीं मिलेगा, या शिक्षा के उत्थान की बातें हैं, तो जनता भी इसके बारे में सोचेगी। और जैसा आपने कहा, ये कि बहुत एक वॉलेटाइल स्टेट तो है ही बिहार, और बहुत सारे समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और अगर कहीं से भी इस तरह की चीजें होती हैं, जनता में कुछ असंतोष होता है या उनको लगता है कि ऐसी कोई बातें हैं, तो नए समीकरण बनाना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है अभी एनडीए के लिए। तो एनडीए के पास तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े मैंडेट को वो जस्टिफाई करें, बेहतरीन काम करके, बिहार में डेवलपमेंट करके। जिस तरह से बिहार सारे इंडेक्सेस में पिछड़ा हुआ है, जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर यहाँ लोगों को शिकायतें हैं, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, वो सारी चीजों को आप सुधारिए, आप एक नया बिहार बनाइए। आपके पास तो ये इतना बड़ा मौका है। वो जो बदलाव के लिए अगर लोगों ने वोट किया है आपको कि हमें को नया बिहार चाहिए, एक नई सरकार चाहिए, हालांकि सरकार पुरानी ही है, लेकिन आप उसको नए कलेवर में लाइए, नहीं तो फिर वो उसी पुरानी चीजों से मुझे नहीं लगता कि जनता पसंद करेगी, अगर आप वही का वही पूरा मंत्रिमंडल उठा के रख देते हैं। और दूसरी बात मुझे भी लगता है कि जो साथी दल हैं, जो छोटे दल हैं, जैसे एनजेपी हैं, हम पार्टी है, इनका भी जरूर दबाव होगा। मैं तो सुनने में आ रहा था कि शायद जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे को मिले उप मुख्यमंत्री का पद, शायद ऐसी भी बातें हैं। या फिर जो है एलजेपी, वो भी चिराग पासवान भी जरूर चाहेंगे कि ऐसा उनकी पार्टी को भी एक उप मुख्यमंत्री मिले। क्यों नहीं होगी उनकी महत्वाकांक्षा, वो भी चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो। अगर आप ही दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के ही बना देंगे तो ये तो मैंडेट उनको भी जस्टिफाई करना है अपने इलाके में, अपने अपने जो है जनता के बीच में। तो जरूर इसके ऊपर चर्चा हो रही होगी, पर मेरा ये मानना है अगर एक महिला को रखते हैं उप मुख्यमंत्री तो ये बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले बिहार मैंडेट के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बिहार में जनता ने कास्ट को हरा दिया है, जातिवादी जो राजनीति है उसको हरा दिया है और विकास के मुद्दे पर वोट किया है। प्रधानमंत्री की जो बात थी उसमें काफी सच्चाई भी थी, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार या फिर एनडीए के गवर्नेंस पे वोट किया। लेकिन जब कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है उस समय सारी पार्टियां ये देखती हैं कि राजपूत में से किसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, भूमिहार में से किसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, नोनिया में कौन बनेगा। अगर 2020 के कैबिनेट को आप देखें तो जो महिलाओं में से बीजेपी ने सिलेक्शन किया रेणु देवी का, उनके मुकाबले या फिर कई सारे ऐसे चेहरे थे उस कैबिनेट में, उनके मुकाबले कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो जिनके पास बेहतर गवर्नेंस करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और शायद उन्हें मौका दिया जाता तो वो एक बेहतर मंत्री हो सकते थे। लेकिन अंत में यही होता है कि देखा जाता है कि अच्छा, हमें ईबीसी से किसे बनाना है, ईबीसी को शेयर कैसे देना है, ओबीसी में से किसे मंत्री बनाना है, और उसमें शायद जो काबिल लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी की इस समय प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, हालांकि बीजेपी ने पहला सिग्नल संकेत तो दे दिया है कि वो कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नॉमिनेट करके कि दोबारा से डिप्टी सीएम बनेंगे, तो वैसे में बहुत कम गुंजाइश बचती है कि बहुत ज्यादा कैबिनेट में छेड़छाड़ होगी। बीजेपी अपने कोटे से कर सकती है छेड़छाड़, लेकिन फिर भी जो टैलेंट है, जो जिसको गवर्नेंस करने का ज्यादा बेहतर तरीके से वो गवर्नेंस कर सकता है, उसे मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी की ये प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय?
बिल्कुल, बीजेपी की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, मेरे भी मन में ये बात आई थी कि आपके पास जब राजीव प्रताप रूडी जैसा इतना ज़हीन नेता है बिहार में, तो आपने उनका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उनको आप जो है वो पावर में आगे लेकर के आते, ये ज़रूर करना चाहिए था। ये एक काफ़ी हैरत की बात है, क्योंकि इससे जनता के बीच में भी एक काफ़ी अच्छा एक संदेश और जाएगा पूरे बीजेपी बिहार के में लिए कि चुनाव आप के दौरान जी, उन्होंने एक पूरी जी। सांगा यात्रा निकाली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि बीजेपी के पास यहाँ पर अपने परसेप्शन को चेंज करने का पूरा मौका है, क्योंकि जिस तरह से ये नेता हैं, चाहे ठीक है, सम्राट चौधरी पर तरह-तरह के आक्षेप लगे, उनके एजुकेशन को लेकर लगे, या और भी नेता हैं, जब रेणु देवी बनी थी, उस समय तो उनको भी लेकर के काफ़ी जो है शुरुआत में काफ़ी चीज़ें आई, जिससे लेकर उनको थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ा। और आपने सही बात कही कि काबिलियत के लिहाज से और भी बहुत सारे हैं जिनको बीजेपी को आगे लाना चाहिए। एक रूडी उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको मैं कहूँगी उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, और होना चाहिए उनका इस पॉलिटिकल शेयर में भी इस्तेमाल, और ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो अगड़ी जाति से भी हैं और राजपूतों से, तो ये मुझे लगता है कि ये बदलाव बीजेपी को अब करने चाहिए, अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहिए। नहीं तो अगर उन्हीं-उन्हीं चेहरों को रिपीट करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस नहीं करते हैं, तो ये एक कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और आपके पास अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, अब आपको कोई तुरंत तो यहाँ चुनाव जीतना नहीं है। आप कास्ट फैक्टर में ठीक है, उनको आप बहुत और तरीके से बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उनको नौकरियों में दीजिए, आप उनको बाकी आयोग के बनाने वाले होते हैं सदस्य, वहाँ आप बनाइए, उसमें प्रमुखता दीजिए, और भी बहुत जगह आप जो है उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जो काम की बात है, जहाँ पर मंत्रालयों में काम होना है, सीरियस काम होना है, लोगों को ज़मीन में दिखना है, लोगों की शिकायतें हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, खास तौर पर इन विभागों को लेकर लोगों को बहुत उम्मीद रहती है कि यहाँ पर एक आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, और जो एक इतना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है, उसमें चेंजेस होनी चाहिए। तो आप नए, जिसे कहा जाए, लौट को लाइए, पढ़े-लिखे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो और एक अच्छी क्लीन छवि भी हो। क्यों नहीं लाएंगे आप रूडी जैसे नेता को? आपके पास है तो आपको बिल्कुल जरूर लाना चाहिए। तो बीजेपी के पास तो ये संदेश साफ है, आपके पास तो अब कोई दबाव नहीं है, इतना बड़ा मैंडेट है। आप तो अब जेडीयू के भी एक तरीके से आप कोई उनपे इतने आश्रित नहीं है आज की डेट में। आपके पास ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो चाहे निर्णय है वो कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, ये तो आप जानिए। मतलब बदलाव नहीं करना, ये क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बदलाव करेंगे तो एक बेहतर मैसेज लोगों के पास जाएगा, और ये करना ही चाहिए, क्योंकि लोगों ने ये भी सोच करके वोट दिया है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, मंत्रिमंडल में एक चेंज दिखना चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा सोच भी रहे हों, कल कुछ कुछ सरप्राइजेस हमें दिखे भी, जब चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री भी का, आ सकते हाँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अभी इसको लास्ट ना माना जाए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि कोई नया चेहरा शायद हमें देखने को मिले। खैर, ये तो अब पता चलेगा कल। एक अंतिम टिप्पणी की, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ही 5 साल मुख्यमंत्री होंगे, या 2 साल के बाद बीजेपी अपना वहां पे सीएम बिठा देगी, जिस तरह से स्पीकर की पद को लेकर एक तरह से रसाकसी चल रही थी? जी देखिए, आगे क्या समीकरण बनते हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नूरा कुश्ती और ये रस्साकसी अंदर खाने हमेशा रहेगी, क्योंकि जो बीजेपी का पूरा कैडर है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता हैं, और जो लोकल बीजेपी है, उनकी हमेशा से ही ये मांग रही है कि इतने सालों में अब हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये अंदर खाने तो बात होगी ही कि नंबर भी हमारे ज़्यादा हैं, अब हम उस तरह से आश्रित भी नहीं हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये उनके ज़रूर मन में होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस तरह से नीतीश कुमार के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, चाहे अब उन्होंने बहुत शुरू में ज़ाहिर किया हो या नहीं, लेकिन मैंडेट जो मिला है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मिला है। और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो फिर इसको लेकर के बहुत गुस्सा रहता, या लोग इसको दूसरे तरीके से लेते, और इसको लेकर बीजेपी को काफ़ी जिसे कहा जाए खरी-खोटी भी सुनाई जाती। तो वो इस बात को समझे कि नीतीश कुमार को अभी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और इस बात को लेकर ये पूरी सहमति बनी कि वो एक मजबूरी भी बनी कि नीतीश कुमार को ही बनाना होगा। आगे वाले समय में देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार कुर्सी पर रहेंगे तो आप ये मत समझिए कि वो बहुत मजबूर मुख्यमंत्री होंगे।
नीतीश कुमार भी चाणक्य माने जाते हैं और वही चाणक्य हैं। अगर बीजेपी अगर कुछ सोचेगी कि हम जोड़-तोड़ करें, क्या नीतीश कुमार के पास इतना बड़ा नंबर नहीं है? बहुत कुछ है। और कल को क्या जाने जो 6 आपके एमएलए हैं कांग्रेस के वो नीतीश कुमार को समर्थन दे दे, बाकी सारे छोटे दल हैं वही नीतीश कुमार के पास आ जाएँ। तो ये कुछ नहीं अभी कहा जा सकता कि 1 साल बाद या 2 साल के बाद क्या होने वाला है। इस परिस्थिति को कोई नहीं जान सकता है। कोई ये नहीं जानता था कि नीतीश कुमार इस तरह से पलटी मारेंगे और वो उस समय आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के पास चले जाएँगे। ये भी कोई नहीं जानता था। तो अभी तो नीतीश कुमार के पास ज़्यादा नंबर है। तो मुझे ये लगता है और जिस तरह से आपने देखा ही होगा कि एलजेपी में भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ही नाम पर मोहर लगाई क्योंकि जितने भी बाकी सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है और जेडीयू भी क्षेत्रीय दल है जबकि बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है। उसके संसाधन क्षमता हर लिहाज से वो बहुत भारी है और उसके पास सब कुछ है तो वो इन क्षेत्रीय दलों को कभी भी दबा सकता है, अपने अंडर में ले सकता है और ये देखा भी गया है कि कैसे बीजेपी जो छोटे दलों को या क्षेत्रीय दलों को है वो कमजोर करती आई है। तो जो ये छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अम्ब्रेला में ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। तो कल को क्या समीकरण बनेगा कहा नहीं जा सकता। बीजेपी भी कुछ ऐसा दाव चल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बताया ही है कि जिस तरीके से एआईएम के भी हैं 5 हैं और भी हैं। तो ये नंबर गेम में कौन किसको क्या साध लेगा और कब किसके दिमाग में क्या आता है। हालांकि ये ध्यान में रखना होगा कि जनता इसको लेकर फिर क्या सोचेगी। अगर इतना एनडीए के लिए ये जनमत मिला है और इस तरह से बीच में अगर नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ किया भी जाएगा तो ये चीज जो है उसको एक गलत रूप में जनता लेगी। तो ये सारी बातें भी ध्यान रखना जरूरी है और मुझे लगता है अभी जैसे आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है या अभी इन्हीं सारी बातों को लेकर भी विपक्ष भी अपनी गोलबंदी कर रहा है, लामबंदी कर रहा है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वोट चोरी और इसके खिलाफ में कांग्रेस अभी दिसंबर में ही सड़कों पर उतरने वाली है। रामलीला मैदान में दिल्ली में एक उनकी रैली होने वाली है और जिस तरह से प्रशांत किशोर के तेवर हम देख रहे हैं तो ये भी चीजें उठेंगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अगर एक सत्ता चल रही है तो उसको लेकर कोई परेशानी में डालने की बीजेपी की ऐसी कोशिश होगी जब तक भी और चीजों को वो साध ना ले। बंगाल अभी उनके सामने बहुत बड़ा टारगेट है। मुझे नहीं लगता कि वो टारगेट सदने तक कुछ यहाँ पर होने वाला है और अभी तो नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बीजेपी ने एक संकेत दिया है कंटिन्यूटी का, यानी कि जो विनिंग टीम है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और जो विनिंग टीम में 2 डिप्टी प्लेयर यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का जो रोल रहा है, बीजेपी उस टीम के साथ ही बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जो कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कंपोजिशन होगा, उसमें बीजेपी किस तरह का परिवर्तन करेगी, ये सब कुछ बताएगा बीजेपी की आगे आने वाली दिनों की राजनीति का एक रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। बीजेपी क्या गवर्नेंस के फ्रंट पे ज्यादा मजबूत काम करना चाहती है या फिर अपने सोशल कोलिशन पे फिलहाल ध्यान देना चाहती है, ये सब कैबिनेट बनने के बाद पता चलेगा। और स्पीकर के पोस्ट पे जो रस्साकसी जारी थी उसका बीजेपी किस तरह से निपटारा करती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अंशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष, आप हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।